स्टूडेंट देखिए, अपन कक्षा 10th के द्वितीय पाठ प्रथम पाठ अपना पूरा हो गया है। अपन दूसरे लेसन की ओर चल रहे हैं। दूसरे लेसन का नाम है संघीय शक्ति, यानी कि संगठन में ही शक्ति है। संघीय शक्ति यानी संगठन में ही शक्ति है कि अपन संगठन में रहेंगे तो हम एकजुट होंगे तो हमें सबसे ज़्यादा शक्ति रहेंगे। बिखरे होंगे हमारी हमें कोई शक्ति नहीं है। ये एक रचना आपके हितोपदेश एक महाकाव्य है। उसके लेखक ये हैं कौन से? नारायण शर्मा, यानी 14वीं शताब्दी, इसमें नहीं दे रखा है। 14वीं शताब्दी में एक आपके साहित्यकार हुए नारायण पंडित अथवा या नारायण शर्मा, जिसने हितोपदेश नामक एक ग्रंथ लिखा। उससे इस को लिया गया है। इसमें संगठन में शक्ति यानी संगठन बनाकर हमें रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, इसमें बताया गया। अब देखिए, नीति कथा साहित्य हितोपदेशम अन्यतम ग्रंथ है। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश अनुपम ग्रंथ है। नीति कथा साहित्य हितोपदेशम अन्यतम ग्रंथ है। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश अनुपम ग्रंथ है। ये भी सुरीते इस प्रकार सुना गया है। ये भी सुरीते इस प्रकार सुना गया है। नारायण शर्मा नाम पंडित पाटलिपुत्र अधिपति सुतान नीति शास्त्र बोधि तुम इम ग्रंथ रचयमान। ऐसा सुना जाता है कि नारायण शर्मा नाम के एक पंडित ने पटना के राजकुमारों को नीति शास्त्र का ज्ञान करवाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। किस ग्रंथ की रचना की? नारायण शर्मा या नारायण पंडित ने पाटलिपुत्र के जो राजा के पुत्र थे उनको ज्ञान देने के लिए, राज्य के शासन को चलाने के लिए, ज्ञान देने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई थी। आगे देखिए, सब मनोज्ञ प्रवाहमय शैलः अयं ग्रंथ लोकेषु अति प्रसिद्धम् अवाप। समनोग प्रवाहमय शैलः अयं ग्रंथ लोकेषु अति प्रसिद्धम् अवाप। अपने मनोहर प्रवाहमय शैली के इस ग्रंथ में लोक में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। देखिए, इस मनोहर प्रवाह शैली से इसकी एक लोक प्रवाह शैली होने के कारण इस ग्रंथ ने लोक में, जगत में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। सरस सरला भाषा अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्रादि आदि ग्रंथानाम आधारित करते पशुकथानाम संग्रह अस्ति। सरस और सरल भाषा के माध्यम से अस्मिन् ग्रंथे इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार बनाकर पशु कथाओं का संग्रह किया गया है। पशु कथाओं का संग्रह इसमें किया गया है। आगे देखिए, संग्रह किया गया है। हितोपदेश चत्वारः परिच्छेदा उपलब्ध। हितोपदेश के 4 परिच्छेद उपलब्ध हैं, यानी 4 भागों में बंटे हुए। हितोपदेश के 4 भाग हैं और पंचतंत्र के 5 भाग हैं। पंच माने 5, तो हितोपदेश के 4 भाग हैं। 4 भाग में देखिए, पहला है मित्र लाभ है, सुवर्द भेद है, विग्रह, संधि, चय। तो पहला कौन सा है? मित्र लाभ, दूसरा सुवर्द भेद, तीसरा विग्रह और चौथा है संधि। 4 भाग है। 4 भागों में तो इसमें देखिए, अब इसको जो ये दे रखा है, ये कथा दी हुई है। ये कथा कौन सी में दी हुई है? मित्र लाभ पहला जो भाग है उसी से इस कहानी को लिया गया है। संदेश शक्ति ये क्या है? कविता, इससे इसको लिया गया है। तो देखिए, प्रस्तुतो अयम पाठ है मित्र लाभ परिच्छेद से प्रमापी कथा संपादो अंशो विद्यते। प्रस्तुत पाठ मित्र लाभ परिच्छेद की पहली कथा का संपादित अंश है। प्रस्तुत पाठ मित्र लाभ
परिच्छेद में कथा का संपादयो अंशो विद्यते। प्रस्तुत पाठ मित्र लाभ भेद परिच्छेद की पहली कथा का संपादित अंश है। अस्मिन् पाठे गुरूणाम अवज्ञायाः एकीभूये कृत प्रयासस्य च फलं वर्णितम् अस्ति। इस पाठ में बड़ों की उपेक्षा करना और एकजुटता का फल वर्णित है कि इसमें बड़ों की बातें मानना और एकजुट संघीय शक्ति माने एक साथ एकजुट मिलजुल कर एक ही शक्ति के अंदर बंधे हुए रहने का फल वर्णित है। इस कथा में चित्रगीवस्य अवज्ञाकर्ता कपोत जाल बंधा सजाता है। चित्रगीव की उपेक्षा करके कबूतर जाल में बंध गए हैं। चित्रगीव जो कबूतरों का राजा था उसकी उपेक्षा करके ये जाल में फंस जाते हैं और जाल में फंसने के का कबूतर वो जाल में बंध जाते हैं। फिर पुनश्च चित्रगीवस्य उपदेश एक चित भुए सहती आश्रित जालम आदाय एवं उड़ीते। चित्रगीव की उपेक्षा तिरस्कार कर देते हैं और कबूतरों को जाल में फंस जाते हैं। फिर चित्रगीव के उपदेश को सभी एक मत होकर एकता का सहारा लेकर एकमत होकर चित्रगीव जो बातें कहता है उस पर वे सहमत होते हैं। सहमत होकर उस जाल को ले उड़ जाते हैं। ऐसा ये पाठ से उपदेश है। यही पाठ का उपदेश है। संज्ञेय शक्ति सच में शक्ति है। ये संगठन या सत्य इति व सहति कार्य या सत्यति। संगठन में का उपदेश है सच में शक्ति अथवा सहिति कार्य साधने वाली होती है। सहिति कार्य को साधने वाली होती है। तो देखिए सहिति कार्य साधने वाली होती है। तो इसमें कहा गया है कि ये कहानी जो हितोपदेश है, हितोपदेश से इस कहानी को लिया गया, जिसके लेखक है नारायण पंडित। नारायण पंडित की एक रचना है हितोपदेश। इसके 4 भाग हैं, मित्रलाभ, सुवर्ध भेद, मित्रलाभ, इंस, विग्रह, संधि। तो इनसे इसको लिया गया है। जो मित्रलाभ है इससे इस कहानी को लिया गया है और इस कहानी के बारे में हमें बताया गया है। तो अब इसमें देखिए एक चित्रगीव नाम का, इसमें पहले कहानी मौखिक में सुना देता हूँ। ये एक चित्रगीव कोई गोदावरी नदी के किनारे कोई बड़ा सा पेड़ होता है। उस पेड़ पर रात्रि के समय सभी दिशाओं से आकर पक्षी हैं वो आकर रुका करते थे। समूह क्या करते थे, पक्षी दिन में उड़ जाया करते, शाम को पेड़ पर आकर निवास करते थे। एक रात्रि की बात है, रात्रि समाप्त होने के समय पर देवी कुमुदिनी के स्वामी चंद्रमा अस्ताचल की चोटी पर जब विश्राम कर रहे थे। अस्ताचल की चोटी पर रात्रि भोर यानी सुबह के समय, लगभग न प्रकाश हो न ज़्यादा अंधेरा हो, भोर के समय जब अस्ताचल की चोटी पर विश्राम कर रहे थे, तब एक लघु पतक नाम का एक कौवा है, वो जाग उठता है और उसे यमराज के सामने आते हुए एक शिकारी को देखता है। लघु पतक नाम का जो कौवा है वो जाग उठता है और वह यमराज को आते हुए देखता है। ये देखकर वह सोचने लगता है कि जब मैं जगा तो मेरे को एक शिकारी आता हुआ दिखाई दिया, तो कोई ने सोचा शायद कोई अशुभ दर्शन होंगे आज तो पता नहीं क्या कुछ होगा। आज तो शिकारी को देखा है तो वह अपशकुन है, बुरे दर्शन या पाप दर्शन, पता नहीं आज क्या बुरा होगा। तो इससे व्याकुल होकर कौवा है वो उस शिकारी की पीछे चला जाता है कि पता नहीं आज किसके साथ क्या करेगा। बाद में देखिए आगे
शिकारी है वो उस पेड़ के पास, गोदावरी तट वाले पेड़ के पास पहुंचता है और पहुंच कर के अपने जाल को फैलाता है और जाल को फैलाता है और जाल में चावलों के दाने वो बिखेर देता है। तंडुलान मानी होता है, चावलों के दानों को बिखेर देता है और पीछे से एक झाड़ी के पास छुप जाता है। कौन? शिकारी। और उसी समय आकाश में एक चित्रगीव नामक कबूतरों के राजाओं का राजा की झुंड वहाँ से गुजरता है। तो उसे गुजरते हुए अचानक आकाश से भूमि पर चावलों के दाने हैं वो दिखाई देते हैं तो कबूतर हैं वो चित्रगीव से कहते हैं कि इस सुनसान जंगल में ये चावलों के दाने कहाँ से आए। पर्सन पूछते हैं, उठ रहे हैं कि ये चावल दिखाई देते हैं कि इस सुनसान जंगल में चावल है वो कहाँ से आए। तो वे सब पहले तो उन्होंने सब नीचे उतरे और पहले उनको देखते हैं और देखकर कहते हैं कि ये अनर्थ होने वाला है, यह हमें बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन उनमें से एक ईर्ष्यालु कबूतर था, वो कहता है कि नहीं, चित्रगीव तो ऐसे ही कह रहा है। तो उसकी बातों की अवहेलना करके वह कबूतरों को उस जाल की ओर ले जाता है और दाना चुगने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद सारे जो कबूतर हैं वो जाल में फंस जाते हैं। चित्रगीव है वो अलग रहता है, उसकी बातों का कहना नहीं मानते हैं, तो वो उस दानों को नहीं चुगता है। थोड़ी देर बाद उन्हें शिकारी आता हुआ दिखाई देता है। तो कबूतर कहते हैं, हे राजा, हे चित्रगीव, अब क्या किया जाए कि हमने तो बिना सोचे समझे काम कर लिया है। तो चित्रगीव कहते हैं कि इस शिकारी आ रहा है, इस जाल को ले उड़े चलो। तो जो कबूतर हैं उस जाल को उड़ा ले जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें कहा गया संघे शक्ति, यानी संगठन में शक्ति है। अकेले रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते, संगठन होने पर हम किसी से बड़ी व्यक्ति के साथ अपन मुकाबला कर सकते हैं। कितनी बड़ी शक्ति है उसको अपन हरा सकते हैं। तो इसमें यह है कि संगठन में रहोगे तो सब कुछ प्राप्त करते हो, संगठन में नहीं रहोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। आगे देखिए, पुनः अपन चलते हैं। ये एक छोटी सी कविता थी इसी की। इसमें देखिए, अब पूछा जाए लघु पतंग नाम का क्या था? कौवा। चित्रगीव नामक क्या कौन था? कपोतराज। तो कपोतराज के चित्रगीव और लघु पतंग का था वायस है, यानी कौवा। एक कौवा था। आगे प्रश्न में आएगा, आगे देखिए। अब इसके एक पैराग्राफ का अपन थोड़ा सा रिपीट करें। अगर थोड़ा सा भी अपन रिपीट करें तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें क्या दे रखा है। तो देखिए, अस्ति गोदावरी तटे विशालय सामल्ली तरु है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, देखिए, गोदावरी नदी के तट पर एक सिमल का बहुत विशाल पेड़ था। कि गोदावरी नदी के तट पर एक अमली नाम का विशाल पेड़ था। नाना आदि देशा आगत्य पात्रो पक्षिणः तत्र निवसन्ति। वहाँ अनेक दिशाओं और देशों से आकर रात में पक्षियों का समूह निवास करते थे। पेड़ था, चारों दिशाओं से शाम के समय जो पक्षी आते थे उस पेड़ के ऊपर निवास करते थे, अपने घर बना रखे थे, इसीलिए उसमें रहते थे। क्योंकि पेड़ था बहुत क्या था? विशाल था और बहुत से पक्षियों का वो क्या था? निवास स्थान था। आगे चलिए। अर्थ कश्चाचित
अवसानय रात्रो अस्ताचल चूड़ावलंबित भगवती कुमुदनी नायक चंद्रमसी लघु पतकय नाम का नामा वायस प्रबध है कर्तंत में द्वितीय आयंत व्याध अपश्यत। तो देखिए इसमें एक आ गया। देखिए एक बार रात्रि के समय होने पर देवी कुमुदनी के स्वामी कौन है? चंद्रमसी यानी चंद्रमा है वो अस्ताचल चूड़ावलंबित दे रखा ना। अस्ताचल की चोटी पर एक बार रात्रि के समाप्त होने पर देवी कुमुदनी के स्वामी चंद्रमा ने अस्ताचल की चोटी पर जब विश्राम किया तब लघु पतक नाम के वायुसुगत द्वितीयायन व्याघ्रम अपश्यत। जब विश्राम किया तब लघु पतक नामक कुआ जाग उठा। आयत व्याघ्रम पश्यति और उसने यमराज के समान आते हुए एक शिकारी को देखा। द्वितीयम आयातम व्याधम अपश्यत तब उसने आते हुए शिकारी को देखा। आगे चलिए। ततः अवलोके चिंत्यति उसको देख करके वह सोचने लगा। कौन सोचने लगा? लघु पतक कौन था? कौवा वो सोचने लग जाता है। और आगे देखिए। अधः प्रातव इव अनिष्टम दर्शनम जातम न जाने किम अनिभीत दर्शनीयति कि आज प्रातः सुबह के समय क्या होगा, क्या अशुभ होगा, क्या पाप होगा, न जाने आज कैसा अपशकुन दर्शन हुआ। आज प्रातःकाल ही पाप दर्शन या बुरे दर्शन या अपशकुन का जो दर्शन है वो हुआ है। अनिष्ट हुआ है। आगे चलिए। पता नहीं क्या अनिष्ट होगा। अतः तदनुसारेण कर्मेण व्याकुल चलन्ति। इस प्रकार से इसके बाद वह व्याकुल होकर उसके पीछे चल पड़ा। उसके पीछे चल पड़ा। किसके पीछे चल पड़ा? शिकारी के पीछे चल पड़ा। और वह देख रहा, शिकारी के पीछे चल पड़ा कि शिकारी है वो कहाँ जाल फैलाता है। आगे इस अगले पैराग्राफ में आएगा। तो दोबारा देखिए। अस्ति गोदावरी तटे विशाल सालम तरु। गोदावरी नदी के तट पर एक सेमल का बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। नाना दिग देशा आगत्या रात्रो पक्षिणः तत्र निवसन्ति। वहाँ अनेक दिशाओं और देशों से आकर रात्रि में पक्षियों का समूह निवास करते थे। अद्य कदाचित अवसानायम रात्रो अस्ताचल चूड़ावलित लंबित भगवती कुमुदनी नायके चंद्रमसी लघु पतकय नाम का वास्य प्रबुध है कृत्यामी द्वितीय आयतम व्याधम अपश्यति। तो देखिए उसी समय एक रात्रि समाप्त होने के समय देवी कुमुदनी के स्वामी मालिक चंद्रमा अस्ताचल की चोटी पर जब विश्राम कर रहे थे तब लघु पतक नाम का कौवा है वो जाग उठा और उसने यमराज के सामने आते हुए एक शिकारी को देखा कि अस्ताचल की चोटी पर कुमुदनी के जो नायक स्वमालिक है चंद्रमा जब विश्राम कर रहे थे तब लघु पतक नाम का जो कौवा था वो जाग उठता है और जागकर उसने यमराज के सम्मान आते हुए के शिकारी को देखता है। और वह सोचने लग जाता है कि आज अपन क्या अपशकुन कर रहे हैं।
क्या आज प्रातः काल क्या अपशकुन दर्शन होने वाले हैं और क्या अशुभ होगा। तदनुसारेण तदनुसारेण तदनु तदनुसारेण कर्मेण व्याकुल है। इसके बाद वह व्याकुल और परेशान होकर उस शिकारी के पीछे पीछे चल देता है। तो ये बच्चों अपन कहानी पढ़ रहे हैं, बस इतना ही पढ़ेंगे आज, इनसे कल और करेंगे। तो ये संगीत शक्ति एक कहानी है। कहानी का शीर्षक ये इसके रचयिता हैं नारायण पंडित या नारायण शर्मा कह लीजिए। हितोपदेश से इस कहानी को लिया गया। हितोपदेश के 4 भाग है, मित्र लाभ, सुवर्द वेदय, विग्रह, संदिश्च। तो इस पहले जो भाग है मित्र भाग से इस कहानी को लिया गया है। इसमें चित्र की और लघु पतक नामक कोई की जो कहानी है वो इसमें जोड़ी हुई है। तो इस कहानी को आप एक बार मुख जबानी से याद कर लोगे तो ये कहानी आपको आसानी से याद हो जाएगी, आसानी से याद हो जाएगी। तो इस कहानी को आप परीक्षा में कभी लिखना जाए या फिर इससे हिंदी अनुवाद आ जाए तो अपन आसानी से कर सकते हैं। तो ये कहानी मैंने आपको हिंदी में बता दी है, बस इसका ध्यान रखना। संगीत शक्ति नामक द्वितीय पाठ के रचयिता कौन है? नारायण पंडित। नारायण पंडित की रचना कौन सी है? हितोपदेश। हितोपदेश के कितने भाग हैं? तो हितोपदेश के कितने भाग हो जाएंगे? हितोपदेश के कितने भाग हो जाएंगे? 4 भाग। तो ये कहानी हितोपदेश के किस भाग से ली गई है? तो पहले भाग से ली गई है। पहले भाग का नाम क्या है? मित्र लाभ है। मित्र लाभ की मित्र से क्या लाभ है, तो ये इससे में दी हुई है। तो मित्र लाभ इस मित्र लाभ से हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आगे के लिए अपन कल या परसों 2 दिन बाद ग्रामर चैप्टर लेंगे और ग्रामर चैप्टर के बाद इसमें अपन पुनः जुड़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस बच्चों इतना ही। थैंक यू।